दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की। इसके पूर्व के वीडियो के अंदर हमने इसमें कृषि और उद्योग के बारे में चर्चा की थी कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग जो है वो किस प्रकार जो है अपना रोल अदा कर रही है। तो इसमें हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और आपकी तैयारी जो है सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में जब हम बात करते हैं व्यापार की, तो व्यापार के अंदर अगर पहले ही हम बात करें तो दोस्तों अंग्रेजों के आगमन से पहले जब भारत आने वाले थे ये, तो उससे पहले ही हमारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो काफ़ी समृद्ध था। अगर हम बात करें तो भारत का दूसरे देशों के साथ भी व्यापार जो था वो चल रहा था, और लगभग ईसा से 2000 वर्ष पूर्व जो ये व्यापार था वो चल रहा था। इसका एक प्रमाण इस बात से मिलता है कि मिस्र में जो ममीज़ थी, उन ममीज़ को भारतीय मलमल में लपेटकर रखा जाता था, और ये जो भारतीय मलमल था ये मिस्र भारत से कपड़े का आयात करता था। तो प्राचीन काल में जो मिस्र भारत से कपड़े का आयात करता था, इसका मतलब ये जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी वो चल रही थी। इसी तरह से यूनान में ढाका की जो मलमल थी उसका प्रयोग किया जाता था, और वो वहाँ पर गंगेतिका के नाम से बिकती थी। और अगर हम बात करें तो इसी तरह रोम की अगर बात की जाए तो दोस्तों रोम के अंदर जो भारत में बनी चीज़ें थी उसकी भारी खपत थी। मध्य पूर्व के देशों के अंदर अगर देखी जाए तो काफ़ी मांग थी, जिनमें रेशमी कपड़े थे, जरी के जो काम थे उनके वस्त्र थे, इसके अलावा कीमती पत्थर थे, और धातु से बनी हुई जो वस्तुएं थी उनकी काफ़ी मांग मध्य पूर्व के देशों में रही। चूँकि ये जो देश थे वो उस समय औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए थे, इसलिए भारत से उनमें जो आयात था तो वो आयात भारत नहीं करता था उनसे, भारत सिर्फ निर्यात करता था उनको। भारतीय व्यापारियों को निर्यात के बदले में अक्सर सोना और चांदी जो था वो दिया जाता था, और इसी के कारण सोने का जो देश के भीतर प्रवाह है वो काफ़ी बढ़ता गया, देश की समृद्धि चलती रही, और यही कारण है कि देश जो है उस समय समृद्धता की ओर था। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद जब ये लूट कर ले गए हमारे यहाँ से, तो हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया से हट गया, अन्यथा सोने की चिड़िया ये कहलाता था। दोस्तों पहली सदी में एक पिलनी नाम का व्यक्ति हुआ, और इस पिलनी नामक लेखक ने शिकायत की थी। और क्या शिकायत की थी कि साहब भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण जो रोमन साम्राज्य है, उस रोमन साम्राज्य का जो सोना है वो बाहर की ओर निकल रहा है, खिसता चला जा रहा है। तो इस प्रकार एक उसने समस्या जो है अपनी रखी थी कि क्यों हमारे देश का सोना जो है वो यहाँ से जा रहा है। दोस्तों बात करें अगर प्राचीन काल में व्यापार की, तो व्यापार जो है, व्यापार की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। और ये जो कार्य थे, एक तो देसी व्यापार के रूप में कार्य करता था, एक विदेशी व्यापार के रूप में ये कार्य किया जाता था। देसी व्यापार को घरेलू व्यापार भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों देसी व्यापार क्या होता है? देसी व्यापार, जब व्यापार का कारोबार देश की सीमाओं के भीतर हो तो वो व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। वहीं पर ये कारोबार एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में पहुंच जाए तो फिर ये विदेशी व्यापार का रूप ले लेता है। तो देसी व्यापार यानी घरेलू व्यापार भी जो है वो इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो व्यापार किया जाता था वो व्यापारिक किए जाने के लिए कोई व्यापारिक पथ भी काम में लिया जाता था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में जब देसी व्यापार की हम बात करते हैं तो देसी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में दो प्रमुख मार्ग थे, और इनका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? महाभारत और बौद्ध जैन ग्रंथ जो हैं उनके अंदर ये उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे दो प्रमुख मार्ग थे। एक मार्ग तो कहलाता है उत्तरापथ, और दूसरा मार्ग जो कहलाता है वो कहलाता है दक्षिणापथ। तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ के नाम से ये दो पथ जो थे, दो प्रमुख मार्ग थे, वो चलते थे। बात करें अगर उत्तरापथ की, तो दोस्तों उत्तरापथ जो था वो भारत के उत्तरी भागों को जोड़ता था, उत्तरी भागों को जोड़ता था। और उत्तरी भारत के अंदर जो भाग थे उन भागों में मुख्यतया कौन कौन से भाग थे? उत्तरापथ में ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति दोस्तों बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र है, तो वहाँ से ये शुरू होता था, और पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर और श्रावस्ती होता हुआ
वर्तमान में युद्ध उत्तर प्रदेश का जो हस्तिनापुर है वहाँ से गुजरता हुआ ये पंजाब दिल्ली होते हुए हिमालय की तलहटी से गुजरता था, और फिर आगे ये कश्मीर घाटी को छूते हुए पंजाब के तक्षशिला तक पहुंच जाता था, और वहां से पुष्कलावती जो कि वर्तमान पेशावर कहलाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको पार करते हुए फिर ये कहाँ पहुंच जाता था, अफगानिस्तान के अंदर। तो इस प्रकार ये विदेशों के अंदर पहुंच गया, और फिर अफगानिस्तान से ये होता हुआ काबुल पार करता हुआ एशिया के बल्ख तक ये रास्ता पहुंचता था। तो इस प्रकार ये उत्तरापथ का जो रास्ता था वो इस प्रकार का मार्ग था जहाँ पर व्यापारिक जो केंद्र थे ये स्थापित थे, या व्यापार का मार्ग जो था स्थापित था। इसी तरह से हम बात करें दक्षिणापथ की, तो दोस्तों दक्षिणापथ जो था वो भारत के दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता था, और दक्षिणी हिस्सों के अंदर ये विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग को इस नाम से जाना जाता था। इस तरह दक्षिणापथ का जो एक नाम था वो एक ऐसा भूभाग था जिसमें ये दो दिशाओं के अंतर्गत जाता था। अब दो दिशाएं कौन कौन सी थी? एक दिशा जो थी वो महाराष्ट्र में जो गोदावरी का तट है वहाँ पर पैठण एक जगह है, तो पैठण शहर से बिहार के मुख्य शहरों की तरफ ये जाता था। वहीं पर दूसरी दिशा में पैठण से पश्चिमी समुद्री तट जो था इसका, उसकी तरफ ये रास्ता गुजर जाता था, और मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट से होते हुए ये आगे पहुंचता था। तो नर्मदा के तट से होते हुए इसका फिर रास्ता जो बनता था वो कहाँ पर बनता था? ये नर्मदा के तटों से निकलते हुए वहाँ से उज्जैन को पार करता, और फिर उज्जैन से ये गोंडाना प्रदेश, भीलसा, कौशल, साकेत, श्रावस्ती, सेताना, कपिलवस्तु, इसके अलावा पावापुरी, भोगनारा, वैशाली और राजगृह होता हुआ ये आगे निकल जाता था। इस प्रकार ये जो दक्षिणापथ था ये अनेक पहाड़ी श्रृंखलाओं से होकर गुजरता था, और इन पहाड़ों पर रहने के लिए व्यापारियों के द्वारा अनेक प्रकार की गुफाएं भी जो है वो निर्माण किया गया था उनका, कि वहाँ पर रहना भी पड़ता था इनको, इसलिए वहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण इनके द्वारा किया गया। दोस्तों व्यापार जो था वो पूरा का पूरा सड़क और नदी के रास्ते ही होता था। नावों के अंदर काफिले चलते थे, और ये जो काफिले थे ये चंपा और मिथिला से व्यापारी नावों में सामान लेकर जाते थे, और फिर ताम्र लिप्ति के अंदर यानी बंगाल के अंदर ये वहाँ से ले जाते थे। जब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो बात कर रहे हैं हम निर्यात की, तो ये निर्यात सामान कौन कौन सा होता था? तो दोस्तों जब हम बात करते हैं पूर्वी बंदरगाह से, तो पूर्वी बंदरगाह से निर्यात का जो सामान था वो था मलमल, मोती, हाथीदांत, तेजपत्र। और वहीं पर हम पश्चिमी बंदरगाह से निर्यात की बात करते हैं, तो पश्चिमी बंदरगाह से जो निर्यात होने वाली वस्तुएं थी वो थी काली मिर्च, रेशम के कपड़े, आभूषण, हाथीदांत, तेजपत्र। ये सारी जो वस्तुएं थी, ये जो जाती थी वो पश्चिमी बंदरगाह से इनका निर्यात होता था। इस प्रकार पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह दोनों ही बंदरगाहों से जो है वो सामग्री का निर्यात किया जाता था। वहीं पर जब हम बात करते हैं दक्षिणी बंदरगाह की, तो दक्षिणी बंदरगाह और श्रीलंका से भी इसका निर्यात किया जाता था, और वस्तुओं का जो यहाँ निर्यात किया जाता था उसमें मलमल, मोती और मूल्यवान पत्थर शामिल हैं। दोस्तों भारत का जो विदेशी व्यापार था, ये भारत का विदेशी व्यापार दुनिया के अनेक देशों के साथ था, जिनमें बेबीलोन है, मिस्र है, जावा है, सुमात्रा है, रोम है। ऐसे जो देश हैं जिनके साथ भारत का विदेशी व्यापार जो था वो भी काफ़ी चल रहा था। बात करें दोस्तों मध्य भारत की, तो मध्य भारत के जो जंगल थे, मध्य भारत के जंगलों से एक मूल्यवान लकड़ी निकलती थी, निर्यात किया जाता था इसका, जो कि जहाज बनाने के लिए काम में आती थी। वहीं पर खेतरी राजस्थान की अगर बात की जाए, तो खेतरी राजस्थान की खदानों से तांबा जो है उसका निर्यात किया जाता था, मेवाड़ से जस्ते का निर्यात किया जाता था। वहीं पर काली मिर्च की जो मांग थी वो यूरोप के अंदर काफ़ी काली मिर्च की मांग थी। अगर बात की जाए हीरे जवाहरात की, रेशम के कपड़ों की, तो ये जो थे ये रोम के अंदर काफ़ी इनकी मांग थी। वहीं पर फारस की खाड़ी का जो तट है, दक्षिणी तट, वहाँ पर स्थित जो आबादी है उसके द्वारा जो तांबा है, चंदन है, सांगवान है, इनकी काफ़ी मांग वहाँ पर रहती थी। दोस्तों बात की जाए अगर प्राचीन विदेशी व्यापारिक मार्ग की कि आखिर ये मार्ग कौन कौन सा है जो कि इसे जोड़ता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इथोपिया की। दोस्तों इथोपिया जो कि अफ्रीका के अंदर है, यहाँ से हाथी दांत और सोना जो है वो भारत आता था। भारत से हमारे देश में आयात होने वाली सूची अगर हम बात करें, तो प्रमुख जो सूची थी वो निकल कर आती थी घोड़े की, यानी घोड़े सबसे ज़्यादा जो थे हमारे आयात का
सबसे प्रमुख हम माने कि संसाधन कौन सा था? घोड़ा। तीसरी ईस्वी में जब रोम साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो भारत के जो व्यापारी पूर्वी एशिया की तरफ थे वहां पर ज़्यादा व्यापार करने लगे। तो सुवर्णद्वीप, कंबोज आदि कई स्थानों पर भारतीय बस्तियां जो है बसने लगी। सुवर्णद्वीप दोस्तों, सुमात्रा को सुवर्णद्वीप कहा जाता है और कंबोज जो है वो कंबोडिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर भारतीय बस्तियां थी वो बसने लगी और जो हिंद, चीन और हिंद एशिया के अंदर भारतीय व्यापारिक बस्तियों की बात की गई है वो भी यहाँ पर मिलती है। पूर्व के अंदर बात की जाए तो कलिंग देश के जो व्यापारी हैं वो भी पूर्वी एशिया के अंदर आते जाते रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पाद जो थे उनका काफ़ी दबदबा रहा था। अगर बात की जाए आर्मेनिया की तो आर्मेनिया और फारसी जो सौदागर थे वो पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ पर चीज़ें लेकर आते थे। वहीं पर यहाँ के बने जो महीन कपड़े हैं उनके थान ऊँटों पर लाद कर ये पश्चिमोत्तर सीमाओं के जो पहाड़ी दर्रे थे उनसे होते हुए रेगिस्तान से पार लेकर जाते थे। गुजरात के तट की अगर बात की जाए तो गुजरात के तट पर स्थित जो सूरत बंदरगाह है उसके जरिए भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से ये जुड़ा हुआ था, जहाँ से व्यापारिक दृष्टि से कार्य होता था। अगर बात की जाए कोरोमंडल तट की तो कोरोमंडल तट पर दोस्तों जो मछलीपट्टनम है और बंगाल का जो हुगली बंदरगाह है वहाँ पर इसके माध्यम से जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई हमारे बंदरगाह है वहाँ पर इसका जो व्यापार था वो काफ़ी अधिक मात्रा में ये व्यापार होता था। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः भूमार्ग से और हिंद महासागर और अरब सागर के रास्ते समुद्री मार्ग से अरब देशों तक होता था, क्योंकि उस समय हमारे पास वायुयान तो थे नहीं, हमारे पास थे सिर्फ भूमार्ग और समुद्री मार्ग। तो उसी के माध्यम से ये सारा जो व्यापार था वो किया जाता था। और विदेशी व्यापारियों द्वारा समुद्री रास्ते की खोज के बाद फिर धीरे धीरे जो कंपनियां थी वो भारत आने लगी और भारत के साथ व्यापार करने लगी, जैसे कि फ्रांच है, डच है, ब्रिटिश कंपनियां हैं, पुर्तगाली कंपनियां हैं। ये सब कंपनियां जो है वो भारत में आकर व्यापार करती थी। दोस्तों, बात यहाँ पे की जाए, बार बार एक शब्द आ रहा है आयात और निर्यात। तो आयात क्या है? विदेशी बाजारों से माल को खरीदना, ये तो कहलाता है आयात। और विदेशी बाजारों में अपने देश के माल को बेचना, ये कहलाता है निर्यात। तो इस प्रकार ये आयात और निर्यात जो है वो भारत के द्वारा किया जाता रहा है। अगर हम बात करें सफ़ेद कपड़े के उत्पादन की तो दोस्तों, भारत के अंदर सफ़ेद कपड़े का जो उत्पादन है वो लाहौर, पंजाब, सरहिंद, पटना और ढाका के जो एरिया था उसके अंदर सफ़ेद कपड़े का काफ़ी उत्पादन होता था। तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रमुख इसमें बात रही वो ये रही कि हमने विदेशों के साथ जो व्यापारिक संबंध थे वो पूर्व में भी हम स्थापित कर चुके थे। हमारे व्यापार जो थे वो अन्य देशों के साथ लगातार बढ़े हुए थे। तो ये था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का आपका प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था टॉपिक, जो कि कक्षा 6 से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।